300 बच्चों को ये सेशन जो है वो समर्पित। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया था, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और आपका आने वाली किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि देखिए कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ज्योतिराव फूले हैं, इन्होंने टीआरई के अंदर में क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री के अंदर में कि ज्योतिराव फूले ने अपनी जो पुस्तक थी, ठीक है, सत्यशोधक समाज, वो जो है सत्यशोधक समाज की उन्होंने स्थापना की थी और उन्होंने जो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी वो कब लिखी थी उन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो वो आपका 1873 उसका आंसर था। तो आप लोग देखिए निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की जो 1873 जो कि उस क्वेश्चन का आंसर था टीआरई में, देखिए सीटेट में वो क्वेश्चन में आया हुआ है। आई जो किताब थी वो किसको समर्पित थी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। जितने भी बच्चे हैं जो पहले से देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ज्योतिराव फूले की जो पुस्तक थी जिसका नाम था गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी, ठीक है, ये पुस्तक थी। और ये इन्होंने एंटी स्लेवरी एक्टिविटीज जो थी अमेरिकन सिविल वॉर की, जो अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था दास प्रथा के विरोध में, उनको समर्पित की थी। इट्स जस्ट लाइक कि भाई वहां पर में जो है आप लोगों का विरोध चल रहा है, वहां पर में अमेरिका के जो गुलाम लोग हैं उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है, तो उनको समर्पित कर दी ताकि भारत के अंदर में भी भारतीय लोगों के, भारत में जो सो कॉल्ड नीचे दर्जे के या निम्न जाति के जो लोग माने जाते थे, उन लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि जैसे क्या होता है ना कि एक पत्नी होती है, वो आके जो है वो अपने बाजू वाली जो पत्नी होती है उसके पति की तारीफ करती है कि देखो उनका पति कितना अच्छा है, ठीक है। उन्होंने देखो अपनी पत्नी को जो है ना शादी की सालगिरह के ऊपर में जो है डायमंड की रिंग गिफ्ट की। पति हो तो ऐसा, भगवान जो है ना हर किसी को ऐसा ही पति दे। और वो बेचारा उसका पति जो है ना वो पेपर पढ़ते पढ़ते सुन रहा होता है, ये क्या रही है, मतलब कहना क्या चाहती है, मेरे जैसा पति ना दे करके, मतलब इनडायरेक्टली वो बताना चाहती है अरे कल मुझे तू भी लाकर दे, मुझे सोने की, डायमंड की नहीं तो कम से कम चांद सोने की लाकर दे दो यार, ठीक है। तो वो इस तरीके से बताना चाहती है। तो वही चीज ज्योतिराव फुले ने की, गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है वो अमेरिका के अंदर में जो सिविल वॉर चल रहा था दास प्रथा को लेकर, उनको समर्पित कर दी ताकि भारतीय लोगों के अंदर में भी, ठीक है, इस तरीके की उम्मीद जो है जगे और वो लोग भी अपने लिए काम करें। एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स के अंदर में 1873 के अंदर में फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, जिसका मतलब होता है गुलामी, स्लेवरी, ठीक है। और अमेरिकन लोगों को उन्होंने समर्पित कर दिया था ये पुस्तक, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, अमेरिका के उन लोगों को जिन्होंने गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप देखिए यहां पर मैं एक और क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट और रीजन टाइप का, इसको भी आप लोग देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहां पर में, ठीक है, असर्शन की, सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वाज फाउंडेड बाय घासीदास जी। जो मध्य भारत के अंदर में सतनामी आंदोलन था उसकी स्थापना गुरु घासीदास जी ने की थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, ठीक है। तो सतनामी आंदोलन की स्थापना जो है गुरु घासीदास जी ने की थी, ये आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है। रीजन देखिए यहां पर मैं दिया है कि 19वीं शताब्दी के दूसरे जो अर्धार्थ था, मतलब कि आपका 1851 से 1900 तक का जो समय काल था, उसमें निचली जातियों के जो लोग थे उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन आयोजित करना शुरू कर दिया था और समानता और न्याय की मांग की थी। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। अब आप लोग एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स यहां पर में, ठीक है। गुरु घासीदास जी ने एक आंदोलन शुरू किया, ओके, और निम्न जाति के जो लोग थे उन्होंने जो है बड़े तौर के ऊपर में लोअर कास्ट के जो लोग थे उन लोगों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ और सोशल जस्टिस, इक्वलिटी के लिए जो है उन्होंने अपनी मांग करना शुरू कर दिया था। दोनों के दोनों सही है। और आप एक चीज को समझिए यहां पर में जो रीजन के अंदर में दिया है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर में, मतलब कि सेकंड हाफ में, लोअर कास्ट के जो लोग थे उन लोगों ने अपनी समानता के लिए, अपने अधिकारों के लिए मांग करना शुरू कर दी थी। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल सतनामी मूवमेंट भी आपका दिया गया है जो गुरु घासीदास जी ने शुरू किया था। तो दोनों के दोनों सही है। और आर जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, कि गुरु घासीदास जी ने जो है सतनामी आंदोलन शुरू किया था। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग जो थे फ्रेंड्स 19वीं शताब्दी के अंदर में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, सेकंड हाफ के अंदर में अपने अधिकारों को लेकर मांग करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के थ्रू भी दिखाता हूं। यहां पर मैं देखिए डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस जो है उसमें दिया है 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक जो गैर ब्राह्मण थे, गैर ब्राह्मण मतलब कि छोटी जाति के जो माने जाने वाले लोग थे, उन लोगों ने जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। वो लोग उठाना शुरू कर दिया था, सामाजिक समानता और न्याय की मांग करने हुए उन्होंने आंदोलन भी शुरू कर दिए थे। ऐसा ही एक आंदोलन था आपका मध्य भारत के अंदर में, ठीक है, मध्य भारत के अंदर में वो आंदोलन था आप लोगों का सतनामी आंदोलन, जिसकी शुरुआत गुरु घासीदास जी ने की थी। तो देखिए गुरु घासीदास जी ने जो आंदोलन चलाया था उसी क्यों चलाया था? क्योंकि ऐसे ही कई सारे आंदोलन जो उस समय में स्टार्ट हो चुके थे,
ओके, तो दोनों के दोनों सही है और आर जो है वो ए को कलेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब रीजन क्या है ए का, ठीक है, ए का रीजन क्या है कि गुरु घासीदास जी ने सतनामी आंदोलन क्यों शुरू किया था, क्योंकि ऐसे ही कई सारे आंदोलन शुरू हो चुके थे, तो सही है कि उसी तर्ज के ऊपर में वो आंदोलन शुरू किया गया था आप लोगों का। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 11वीं 12वीं के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा गया, विच सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर, ठीक है, ऑथर द बुक, किसने जो है गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। आप लोग खुद देख लीजिए यहाँ पर में एक एक बच्चा, और जल्दी से अपना खुद का आंसर कर दीजिए। यहाँ पर जीएस के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया, मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना यहाँ पर में, ठीक है। देखिए शिखा जी भी बोल रहे हैं कि क्लास को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए लाइक और शेयर करते रहिए, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर में लाइक एंड शेयर करते रहेंगे हर कोई बच्चा। आप खुद देख सकते हो आपका, आप लोगों का आंसर, और खुद आंसर आप लोगों ने लगाना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, मेरे को हर एक बच्चे का आंसर यहाँ पर में कमेंट बॉक्स के अंदर में चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक एक बच्चा जो है वो आंसर लगाएगा यहाँ पर में, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 को पूछा। यहां पर मैं बात जो है ना फ्रेंड्स, ये इसकी नहीं है बात, बिल्कुल आपको जो है प्रूफ के साथ यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि आपके एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर में जो है, ठीक है, पूछे जा रहे हैं। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे, ठीक है, ताकि उनको समानता और न्याय मिल सके। बिल्कुल सही, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया। ये सतनामी आंदोलन जो है मध्य भारत में शुरू हुआ था, ठीक है। जो लेदर वर्कर थे, जो चमड़े के काम करने वाले लोग थे, उनके बीच में गुरु घासीदास जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था ताकि उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। तो दोनों के दोनों सही है, और जो फ्रेंड्स दोनों के दोनों सही है, और आपका जो है बी जो है वो एग्जाम्पल है ए का। देखिए 19वीं सदी के अंदर में, ठीक है, गैर ब्राह्मण जो लोग थे उन लोगों ने आंदोलन चालू कर दिया था, और गुरु घासीदास जी के द्वारा शुरू किया गया सतनामी आंदोलन उसी का एक एग्जाम्पल है। तो अभी आपको जो दिखाया था मैंने यहाँ पर में, आप देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों के, ठीक है। 19वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में गैर ब्राह्मण जातियों ने अपने अधिकारों के लिए मांग शुरू कर दी थी, और सतनामी आंदोलन जो गुरु घासीदास जी ने शुरू किया था वही उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो एग्जाम्पल है इसका। तो आपका ये एक्चुअल अभी 2023 का क्वेश्चन है, ये 20 अगस्त 2023 का, पिछला जो आपका पिछले से पिछला जो सीटेट हुआ था उसके अंदर में पूछा गया प्रश्न था। तो आपको एनसीईआरटी से मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से आगे बताइए यहाँ पर में। जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर का जल्दी जल्दी से पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस 20 अगस्त 2023 के अंदर में मध्यकाल में जातीय समूह के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप जो है मध्यकालीन भारत के मध्यकालीन समय काल के, उनके बारे में हमारे पास में बहुत कम जानकारी है। जो ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल लोगों का मतलब होता है फ्रेंड्स आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहने वाले जो लोग थे जंगलों में, और जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग थे, उनके बारे में जानकारी बहुत कम है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे अपना, ठीक है। उनके बारे में हमारे पास में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद ही ये नजर में आए, नहीं। वे अलगाव में थे, एकांत में रहते थे, नहीं। वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए, नहीं, ठीक है। उनके ऊपर में भी अधिकार वगैरह किए गए। एक्चुअल में फ्रेंड्स उन्होंने कोई लिखित दस्तावेज नहीं रखा था, इसीलिए उनके बारे में बहुत जानकारी हमारे पास में अवेलेबल थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर में देख भी सकते हो, आप लोगों के जो है इस पर्टिकुलर इसमें, ठीक है, स्लाइड के अंदर में, हु वर ट्राइबल पीपल, जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, ठीक है। जनजातीय लोग जो है लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसी वजह से जो है हमें उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। और आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये करवाया हुआ है मैंने, ठीक है। ये आप पेड क्लास का ये एक स्क्रीनशॉट ये देख सकते हो, जीआईएफ फाइल, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ट्राइबल पीपल जो है उन्होंने अपना लिखित इतिहास नहीं रखा है, ठीक है। वो आदिवासी लोग लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ठीक है। उन्होंने अपने रीति रिवाजों को पारंपरिक संरक्षण और मौखिक रूप से, ओरल रूप से उन्होंने रखा है। मतलब बोल बोल कर वो अपने एक, जैसे मान लीजिए कि शर्मा जी की बहू आई है, तो शर्मा जी क्या कि बहू की जो सास है वो बताएंगी कि मेरी सास ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा करो, ऐसे ऐसे काम करो, ठीक है। ओके, तो जो है इस तरीके से ऑलरेडी अमरदीप अमरेंद्र प्रताप, थोड़ा सा जो है ना एक बार जाके चेक कर लीजिए आप, आपको ऑलरेडी वहां पर में जो है वो आ चुका है। एक बार कमेंट करने से पहले वहां पर में जाके चेक तो कर लियो यार, ठीक है।
जितना समय कमेंट कर रहे हो लगा रहे हो उस समय में चेक कर लेते आप, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवाया हुआ है। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा था, ये गलत था, ठीक है आप लोगों का, क्योंकि उन्होंने नहीं रखा था, इसी वजह से उनके बारे में जानकारी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइए जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, ठीक है। ठीक है, तो देखिए आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, कि ज्यादातर जो जनजातीय समूह थे उन लोगों ने दस्तावेज, लिखित दस्तावेज अपने उपलब्ध नहीं कराया, उनके पास में अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? कुरान में से उन्होंने, जो कुरान के अंदर में जो आयत थी उसका हवाला दिया उन्होंने, कि कुरान में ही लिखा हुआ है यहाँ पर में, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर में कि कुरान के अंदर में से ही आयतों का हवाला देकर किसने कहा था कि शिक्षाओं का अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए? ये कहा था फ्रेंड्स मुमताज अली ने, ठीक है। और ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पहले जो है एग्जाम में आ चुका था आपका, और आगे में जो है ये सीटेट के अंदर में, बीपीएससी के अंदर में, DSSS के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में कहीं पे भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, मुमताज अली ने। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो कि कुरान जो है अरबी भाषा में लिखा हुआ था, ठीक है। और काफी सारे महिलाएं जो है घरों में कुरान पढ़ा करती थी, और मुमताज अली नाम की एक जो समाज सुधारक थे, उन्होंने यहाँ पर में हवाला देकर कहा कि, कुरान का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि कुरान में ही लिखा है कि महिलाओं को भी पढ़ाया लिखाया जाए, ठीक है। तो कौन थे वह व्यक्ति जिन्होंने जो है महिलाओं के शिक्षा का हवाला कुरान खुद से दिया है, कुरान से ही दिया है कि कुरान में ही ये आर्गुमेंट है? तो मुमताज अली ने दिया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये 2015 के अंदर में भी क्वेश्चन आया था कि 19वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा के लिए किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था आप लोगों का, पहले भी आया था, और ये कराया भी है आप लोगों को। और ये क्वेश्चन अब आपका सीटेट के अंदर में, बिहार के अंदर में, आपका टीआरई के अंदर में, और कहीं पे भी आगे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखोगे आप लोग, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से लगा दोगे कि इसका आंसर क्या है, आप लोगों के अनुसार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये आप लोग बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, आप लोगों को जो है पढ़ाया हुआ है, आपका खुद आप लोग देख सकते हो आपके स्क्रीनशॉट यहाँ पर में, ठीक है। आपके पेड कोर्स के अंदर में करवाया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, करवाया हुआ है। तो इसी वजह से कह रहा हूं कि जो भी बच्चे जो करना चाहते हैं यहाँ पर में अपनी तैयारी यहाँ पर में इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन और है आपका, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस 20 अगस्त 2023 में आया। खुदा की रचना के खाते में, मतलब खुदा के नजदीक उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, मतलब उसकी गणना मर्दों में नहीं आती, मतलब वो मर्द नहीं है, मतलब वो पुरुष नहीं है, इसलिए इतनी शानदार खूबियां होने के बावजूद भी, ठीक है, उसको क्या आखिर हासिल क्या हुआ, क्या फायदा मिला उसको, ठीक है। ओके तो सोनी राय जी बोले क्लास का मैसेज नहीं आता, नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली आप, ठीक है। तो नोटिफिकेशन देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफाई मी का जो बटन है ना वो दबा दीजिए, नोटिफिकेशन वो जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, टीचिंग परीक्षा नीचे में चल रहा है लिखा हुआ, ठीक है, वो आप सर्च कर लोगे टेलीग्राम पे, तो उस पर भी आप लोगों को मिल जाएंगी, उसके भी नोटिफिकेशन डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए उसकी इतनी शानदार खूबिया से उसको क्या हासिल हुआ, ये किसके बारे में लिखा है, ठीक है, मिनहाज सिराज ने लिखा है, तुम्हारे चचा ने मिनहाज सिराज ने लिखा है रजिया के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर में रजिया, ओके, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, अपने सभी भाइयों से ज्यादा काबिल थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद मिनहाज सिराज ने कहा है कि रजिया अपने सभी भाइयों से ज्यादा काबिल थी, ज्यादा जो है, ठीक है, यहाँ पर में शक्तिशाली थी। फिर भी एक महिला होने के कारण, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक महिला है, इसके कारण उसका जो शासन है वो किसके खिलाफ जाता है, ठीक है, इस्लामिक जो रीति रिवाज है उसके खिलाफ जाता है, भगवान के बनाए हुए संसार के खिलाफ जाता है, इसी वजह से उसको उसका शासन करने का जो है अधिकार नहीं मिला उसको। तो ये किसने कहा था, ये उसको क्या मिला एक जो है इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो पुरुष नहीं थी, ठीक है। तो ये रजिया के बारे में मिनहाज सिराज ने कहा कि इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं मिला, रजिया के बारे में कहा गया है। रजिया अपने आप को कभी पुरुष नहीं दिखाई, उसने हमेशा अपने आप को जो है एक महिला के तरह दिखाया, उसने अपने आप को हमेशा कहा कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ, अपने सिक्कों पर, अपने अभिलेखों पर उसने इल्तुतमिश की बेटी लिखवाया खुद को, ठीक है।
तो यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य एवं जो है क्वालिफाइड थी, एबल और क्वालिफाइड थी? ये बताइए जल्दी से, किसने ये बात लिखी थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि रजिया अपने सभी भाइयों से ज्यादा काबिल थी। ये बात किसने लिखी है? ये बात जो है फ्रेंड्स ये लिखी थी आपके, ठीक है, मिनहाज है सिराज ने रजिया के बारे में। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो है वो सिंहासन पर बैठी, ठीक है। इतिहासकार जो थे मिनहाज सिराज, उन्होंने स्वीकार किया कि वो अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वो एक रानी के रूप में शासन के लिए मान्य नहीं थी, क्योंकि वह एक पुरुष थी। ये याद रखना आप सभी लोगों ने। इसी वजह से 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। केवल 4 साल तक शासन कर पाई, 1236 से लेकर 1240 तक। ये लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कब से कब तक शासन किया है, क्योंकि ये DSSB PRT के अंदर में भी आया था ये क्वेश्चन। DSSB PRT 2018 में क्वेश्चन आया था, ये कब से कब तक शासन किया है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं आपसे कहूंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर लगा के बताओ। जिस बच्चे ने भी अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक्सप्लेनेशन सुना है वो इसका आंसर जरूर लगा देगा। जल्दी जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप लोग यहां पर में। देखिए जिसको जो भी लोग पूछ रहे हैं कि किस तरीके से सर एनरोल कर सकते हैं कोर्स में, एक नीचे में नंबर चल रहा होगा 7611101101 या फिर 9697888844। इस पर कॉल कर दीजिए। कॉल नहीं लगता है अगर मान लीजिए हैवी कॉल्स के कारण, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा ऐप पे चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, वहां भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, रजिया जो है उसने अपने नाम को चेंज कर दिया था इंस्क्रिप्शन, और उसने दिखाया कि वो एक पुरुष है। बिल्कुल नहीं, रजिया ने कभी भी अपने आप को एक पुरुष की तरह नहीं दिखाया। रजिया ने हमेशा अपने आप को एक महिला की तरह दिखाया कि वो एक महिला है और एक प्राउड महिला है, और किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की बेटी है। कभी भी उसने अपने आप को पुरुष की तरह नहीं दिखाया। तो ए गलत है, ए गलत है। रजिया ने कभी भी अपना नाम चेंज नहीं किया कि वो एक पुरुष है इस तरीके से। तो जहां जहां ए को सही बोला उसको काट दो पहले। ए इज ट्रू, काट दो। गलत, ए को सही बोला है, काट दो, ठीक है। ए इज ट्रू बोला है, काट दो। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं आपका डी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कितने लोगों ने इसी तरीके से किया? हाथ ऊपर करके जल्दी बताएंगे कितने लोग हैं जिनको समझ में आ गया और इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, उनको समझ में आ गया बिल्कुल। कि देखिए यहां पर मैं जहां जहां ए को सही बोला था वहां काट दो, ठीक है। आपका आंसर यहां पर मैं खत्म, एकदम आराम से आ गया। स्टेटमेंट नंबर बी देखिए कि जो ऑथर्स थे तवारीख के, मतलब कि तवारीख का मतलब होता है इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है। तवारीख का मतलब ही होता है हिस्ट्री फारसी भाषा के अंदर में। उन्होंने सोशल और जेंडर डिफरेंस जो है उसको बताया, उसमें बताया कि जो पुरुष है वो सुपीरियर है महिलाओं के। मतलब उन्होंने लिंग भेद को श्रेष्ठता दी। जैसे अभी मिनहाज सिराज ने बताया ना कि रजिया क्यों शासिका नहीं रह सकती, क्योंकि वो एक महिला है। अगर वो पुरुष होती तो रह सकती, इतनी उसके पास भी इतनी काबिलियत थी, सक्षमता थी, योग्यता थी, लेकिन फिर भी नहीं रह पाई क्योंकि वो एक स्त्री लिंग की कैटेगरी में आती थी, पुरुष की कैटेगरी में आती तो भाई वो रह लेती। तो यहाँ पर में वो लोग जो है लिंग भेद वाला समाज जो है वो चाहते थे, उसके ऊपर में ही उन्होंने तर्क दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो बी बिल्कुल सही है, एक जो है गलत है। यहाँ पर रजिया ने अपना नाम चेंज नहीं किया कभी, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो कि रजिया जो है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों को बताया कि रजिया जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। आप यहाँ देख सकते हो पेड क्लास की क्लास के अंदर में इल्तुतमिश की डॉटर थी, ठीक है। और मिनहाज सिराज ने बताया कि वो अपने भाइयों से ज्यादा काबिल है, ठीक है। 1236 में शासिका बनी थी। उसने अपने आप को हमेशा क्या दिखाया? उसने अपने आप को हमेशा, आप लोग देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में, ये दानिश सर है, ठीक है। आपको पढ़ाया दानिश सर ने कि वह अपने आप को हमेशा, ठीक है, किसकी बेटी बताती थी? अपने आप को हमेशा सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर बताया है, उसने बेटी बताया है हमेशा। वो कहती थी कि मैं सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हूँ, ठीक है, बेटी हूँ। तो उसने हमेशा अपने आप को बेटी दिखाया है, कभी भी उसने अपने आप को बेटा नहीं दिखाया। हाँ, एक रानी ऐसी थी जिसने अपने आप को पुरुषों की तरह दिखाया, उसका नाम था रुद्रमा देवी। लिखो जल्दी से, ठीक है। काकटिया वंश की रानी थी, रानी रुद्रमा देवी, ठीक है। काकटिया वंश की थी। काकटिया वंश कहाँ मिलेगा आपको? ये यहाँ मिलेगा, ये आज का जो तेलंगाना का इलाका है ना, ठीक है, वहां पर मैं आप लोगों को, ओके, तेलंगाना वाले इलाके के अंदर में मिलेगा आप लोगों को रुद्रमा देवी, जहां पर में उसने अपने आप को पुरुषों की तरह दिखाया था, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में और रजिया के बारे में लिखा और कि वो अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? ठीक है, अभी आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अभी जो आपका ये वारंगल है ना, ये आंध्र प्रदेश में आता था पहले 2014 से पहले। अभी तेलंगाना के अंदर में आता है, जब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2014 में अलग हुए तब से। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में माना कि वह अपने भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम थी? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लगाएंगे। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए यहाँ पर में, एक एक बच्चे का आंसर यहाँ पर में आना चाहिए फ्रेंड्स। ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसएससी सीजीएल में आ चुका है, आगे में कभी भी पूछे जाने की आप लोगों से संभावना बन जाती है, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ और प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आप लोगों को,
ठीक है, इसका आंसर आई होप आप सभी लोगों ने कमेंट में कर दिया होगा, जिसने नहीं किया अभी के अभी कमेंट में आंसर करो जल्दी से। ठीक है, नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के बारे में, ठीक है, कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है, सही नहीं है। अब देखिए पहला ही पॉइंट पढ़ते से आंसर आ गया। होता क्या था कि यूजुअली जो टैक्स लिया जाता था, ठीक है, क्रॉप्स के ऊपर में, मतलब कि फसलों के ऊपर में जो क्रॉप्स पर जो टैक्स लिया जाता था वो उपज का आधा होता था। नहीं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दानिश सर आप लोगों को यहाँ पढ़ाते हुए, ठीक है, क्लास के अंदर में, कि महाजनपदों में कर जो है वो 1/6वां हिस्सा होता था, आधा नहीं होता था। इसको भाग कहते थे, भाग या हिस्सा। हिंदी में भी बताया है आप लोगों को, एग्जाम्पल लेकर भी बताया है, और इंग्लिश में भी बताते हुए। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि महाजनपदों में कर के बारे में बता रहा था, जब उसके अंदर में बताया था कि मोस्ट पीपल जो फार्मर्स थे, ठीक है, उनके ऊपर में जो कर लगाया जाता था वो 1/6वां हिस्सा होता था। इस टैक्स का नाम ही भाग था, 1/6वां भाग लिया जाता था इसके अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर में आधा हिस्सा लिया जाता था, ये गलत है। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए आप लोग लिखेंगे, सभी लोग कमेंट में लिखिए। देखिए लिख भी रहे हैं काफी सारे लोग, ठीक है, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जो लोग लिख रहे हैं यहाँ पर में, मतलब वो अपने आप को जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि 1/6वां जो हिस्सा है वो लिया जाता था आप लोगों का। तो गलत वाला पूछा है ना आपसे, तो ये आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, बाकी जो है फ्रेंड्स जो चरवाहे थे उनसे भी लिया जाता था, व्यापारियों से भी लिया जाता था, और जो आखेटक और खाद्य संग्राहक होते थे उनसे भी लिया जाता था टैक्स। ठीक है, तो ये बाकी के सही है, आपका पहला वाला गलत है। आधा नहीं, कितना लेते थे वो आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन था। एनसीईआरटी के अंदर में भी आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स ये। ठीक है, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, ज्यादातर लोग किसान हुआ करते थे। उपज का 1/6वां हिस्सा जो है कर के रूप में देना पड़ता था उनको। और बाकी के भी आप लोग देख सकते थे कि जो श्रमिक लोग थे, बुनकर, लोहार, सोनार, उनको भी एक महीने में जो है एक दिन काम करना पड़ता था राजा के अंदर में। पशुपालकों को, चरवाहों को, आखेटक और संग्राहकों को भी जो है टैक्स देना पड़ता था। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के शासकों द्वारा वसूला जाने वाला नियमित कर नहीं था? देखिए 12 जनवरी 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, कौन सा वाला टैक्स नहीं था। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने जो है आप लोगों को करवाया हुआ था, ठीक है, उससे पहले एग्जाम में आने के पहले ही, कि कौन सा वाला टैक्स नहीं था। फसलों पर टैक्स लिया जाता था, शिल्पकारों से भी टैक्स लिया जाता था, चरवाहों से भी टैक्स लिया जाता था। ठीक है, जो लोग कोई कलाकार वगैरह लोग हुआ करते थे उनसे भी टैक्स लेते थे कुछ ना कुछ, उनके या तो उनके मजदूरी के रूप में टैक्स लिया जाता था या पैसे के रूप में। लेकिन परिवार से टैक्स नहीं लिया जाता था, कि परिवार जो है, अदरवाइज लालू प्रसाद यादव तो लुट जाते यार टैक्स देते देते। ठीक है, तो टैक्सेस ऑन फैमिली, परिवार पर कर नहीं होता था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि ऐसे ही सेशंस आप लोगों को मिलते रहे। और मेरे को कमेंट करके भी बताएंगे कि क्या आप लोग चाहते हो कि इसी तरीके से एनसीईआरटी के प्रूफ के साथ आप लोगों को जो है सारी चीजें करवा दूं। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताइए, प्राचीन भारत में महाजनपदों में शासकों के अपने क्षेत्र में ब्लैंक से भाग नामक कर वसूल करते थे। भाग नामक टैक्स किससे लिया जाता था आप लोग बताइए। और यहां पर मैं कॉन्फिडेंस फील कीजिए फ्रेंड्स कि आप लोग एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल्कुल, भारतीय लोग भी मुकदमा चला सकते थे। तो बी और सी जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है यहां पर में, कि ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने विरोध क्यों किया, क्योंकि इक्वेलिटी ला दी गई थी जजेस में, और एक इंडियन जज जो है वो यूरोपियन व्यक्ति के ऊपर में, ब्रिटिश व्यक्ति के ऊपर में जो है मुकदमा चला सकता था। तो ये चीज उनको मंजूर नहीं थी, कि ये अधिकार क्यों दिया कि ब्रिटिशर कोई एक भारतीय व्यक्ति, तब पढ़ा लिखा भारतीय व्यक्ति, हम जैसे छोटे से तुच्छ जो है वो अंग्रेज चोर के ऊपर में मुकदमा चलाएगा, हाउ डेयर हिम। ठीक है, तो यहां पर में उन्होंने इसका विरोध किया, और आंसर हो जाएगा आपका बी एंड सी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहां पर में 3 जो है आप लोगों का आंसर हो गया इस क्वेश्चन के अंदर में। समझ में आया आप लोगों को? इल्बर्ट बिल, पहली बात, इल्बर्ट बिल जो है आप लोगों का कब आया था?
1883 के अंदर में। सभी लोग लिखेंगे इल्बर्ट बिल कब का है, 1883 का। हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देगा 1883 के अंदर में इल्बर्ट बिल, ठीक है। ओके, तो भारत सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया 1883 के अंदर में। जो अंग्रेज सरकार थी उस समय में लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे, लॉर्ड रिपन, ठीक है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि इनका दिल भारत के लिए धड़कता है ज्यादा एज कंपेयर टू उनके खुद के देश के प्रति। मतलब रिपन साहब से कभी कभी ना मेरे मन में ख्याल आता है, रिपन साहब जब आप कभी मेरे को ऊपर में मिलोगे 300-400 साल के बाद में, कभी अगर मैं ऊपर आया कभी, ठीक है, और आप भी मिले, तो मैं आपसे पूछूंगा कि मतलब आपका दिल पत्नी के लिए धड़कता था, या मतलब आपने जैसे भारत के बारे में बोला ना, बस जस्ट एक कैजुअल सवाल था रिपन साहब, ठीक है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। मतलब आपने कहा ना कि भारत के लिए ज्यादा धड़कता था एज कम्पेयर टू अपने देश, तो मतलब घर पे भी ऐसी होता था या घर पे नॉर्मल सा था वो, बस ऐसे ही पूछना था तुमसे। भाई सवाल सही है कि नहीं, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध किया गया, ठीक है। पहली बात तो भारतीयों ने कभी इसका विरोध ही नहीं किया, ठीक है। वाई वॉज द विड्रॉवल ऑफ इल्बर्ट बिल अपोज बाय इंडियंस, तो भारतीयों ने इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध किया। हमने इल्बर्ट बिल का विरोध नहीं किया था, इल्बर्ट बिल तो हमारे लिए अच्छा था, है ना। इल्बर्ट बिल, ठीक है, हमारे लिए अच्छा था क्योंकि हम भारतीयों को अधिकार दिया था कि हम ब्रिटिशर्स के ऊपर में भी मुकदमा चला सके। लेकिन फ्रेंड्स इल्बर्ट बिल को वापस लेने का हम लोगों ने विरोध किया, तो पूरा का पूरा यहाँ पर में जो हाईलाइट है आपका ये ऐसा होना चाहिए कि इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध किया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि इसने जो है फ्रेंड्स वापस लेने का विरोध क्यों किया, क्योंकि इससे पता चलता है कि अंग्रेज कितने रेशियल थे, कितने जो है नस्ल भेदी थे। वो हम लोगों को काला मानते थे, हाँ ठीक है काले तो थे हम, लेकिन काले लोगों को वो बुरा मानते थे, ठीक है। इट हाईलाइटेड, इसने ये प्रूव किया कि अंग्रेज जो है वो रेशियल है, रेशियल मतलब नस्ल भेदी लोग है वो लोग। वो उनका मानना है कि वो सफेद चमड़ी के, इसी वजह से वो ज्यादा जो है इंटेलिजेंट है, ज्यादा सुपेरियर क्वालिटी के, और हम लोग जो है खराब क्वालिटी के लोग हैं। तो रेशियल एटीट्यूड जो है उसका वो दिखाया हमको उसने, इसका वापस लेना, इसी वजह से हम लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई इल्बर्ट बिल लाया था तो वापस क्यों लिया, कितनी अच्छी बात थी इल्बर्ट बिल, वापस ले लिया उन लोगों ने। तो फ्रेंड्स यहाँ आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन 27 दिसंबर 2021 को ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों का, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है कभी भी ये क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है, पूछा जाए। हम लोग काले थे, अलग नस्ल के थे, वो लोग सफेद सफेद कलर के, हम काले कलर के, तो हम लोगों को कमतर रखते थे। तो ये रेशियल एटीट्यूड उन लोगों का सामने आ गया था, और ये एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। आप देख सकते हो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की 2013 की एग्जाम में आया था कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो इल्बर्ट बिल जो था उसने भारतीय जो लोग थे उन पर जो डिस्क्वालिफिकेशन था उसको रिमूव कर दिया था। मतलब भारतीय लोगों के ऊपर में जो एक अयोग्यता लगाई गई थी कि वो यूरोपीय लोगों पर मुकदमा नहीं चला सकते, उसको हटा दिया था। मतलब जो अयोग्यता थी एक भारतीय जज के ऊपर में कि ये वो यूरोपीय एक पॉकेट मार के ऊपर में भी मुकदमा नहीं चला सकता, अयोग्यता थी, ठीक है। उस अयोग्यता को हटा दिया गया था कि भाई अब भारतीय लोग भी मुकदमा चला सकते हैं यूरोपीय लोगों पर। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स इल्बर्ट बिल विवाद हो गया था कि कैसे कोई एक भारतीय व्यक्ति यूरोपीय व्यक्ति के ऊपर में मुकदमा चला सकता है, ठीक है। तो वो जजेस से रिलेटेड था, ट्रायल मतलब होता है मुकदमा चलाना, ठीक है। चलिए हथियार से रिलेटेड नहीं था, समाचार पत्र से रिलेटेड नहीं था, सीमा शुल्क से रिलेटेड नहीं था, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड था कि भाई जो भारतीय जजेस थे उनको अधिकार दिए गए थे कि वो भी यूरोपियन लोगों पर मुकदमा चला सके। सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। और ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आप लोग देखिए फ्रेंड्स, बी, ठीक है, कॉन्फिडेंट कि आप लोग अब धीरे धीरे, और जो बच्चा सीखेगा, जो लड़ाई लड़ेगा यहाँ पर में अपने आप से, अपने जो है यहाँ पर में जब उसका दिल करेगा कि यार जो है इन सारी चीजों को क्या याद करना पड़ेगा, इतनी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो उससे जीतेगा, अपने आप के ऊपर में विजय हासिल करेगा ना, तब जाकर वो जो है सफल होगा। इतना आसान नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। लेकिन फ्रेंड्स जो है ना टॉप के ऊपर में पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन आपको बता दूं पहाड़ पर से ही सबसे खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। अगर नहीं करना है ना मेहनत तो लगे रहो यहाँ पर में, सब लोगों के साथ में बैठे रहो, भीड़ के अंदर में भीड़ का हिस्सा बन के, कभी आगे नहीं जा पाओगे। और अगर आगे जाना है और अपने आप को सुपीरियर लगाना है और अपने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो है अच्छा भविष्य देना है, तो मेहनत आज करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा दूं, एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है, ठीक है, और अंग्रेजों की विरोध की वजह से, ठीक है, सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया था। इससे हम लोगों को इनके नस्ल भेदी होने का पता चलता है हम लोगों को, ठीक है। इल्बर्ट बिल जिसे ब्लैंक द्वारा पेश किया गया था 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद उपाय है। बताइए, अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जल्दी से बताना है आप लोगों ने इसका आंसर क्या होगा। हर कोई बच्चा जो है इसका आंसर कमेंट में करेगा ताकि जो है
देख सके कि कितने लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से कर पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये कितने सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कमेंट के अंदर में, ठीक है। ये इतने सारे एग्जाम्स तो यहाँ पर मैं लॉर्ड रिपन जो है फ्रेंड्स उस समय में वायसराय थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। एग्जाम में जीएस में जो 40 नंबर वाला होता है इसमें आया था, ये हो सकता है आप लोगों का जो है सीटेट में पूछ लिया जाए, बीपीएससी में, DSSB में, सुपर टेट के अंदर में कहीं पे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को। सीटेट के अंदर में देखिए फ्रेंड्स, द सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरप्रिटेड राइट टू फूड, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, कौन से वाले राइट के अंदर में रखा है? भारतीय आपके अंदर में आपको भोजन का अधिकार दिया गया है, निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, कि आपका मोबाइल कोई चेक ना करे, नहीं तो पता चले आपका व्हाट्सएप चेक कर लिया आपके मम्मी ने, ठीक है, बोलेगा बेटा, ठीक है, एक ही बहू चाहिए थी, ये कितनी सारी मतलब बहुएं कहाँ से आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद में जो है प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार आप लोगों को, या फिर आपकी पत्नी ने आपका मोबाइल चेक कर लिया तो फिर तो आपका क्या हाल होगा? क्या आप जो अपने दोस्त से बोल रहे हो कि भाई तुम्हारी भी पत्नी परेशान करेगी, हाँ मेरी भी परेशान करेगी, यार चल कहीं खाना खा के आते हैं, ठीक है, आज नमक बहुत ज्यादा डाल दिया है इसने, फिर कल से खाना ही नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ देखिए निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये सब आपके राइट टू लाइफ के अंदर में, जीवन के अंदर में, ठीक है। तो जीवन जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, पानी जरूरी है सनम, हवा जरूरी है सनम, ठीक है, प्राइवेसी भी जरूरी है सनम। पता चले कि एक मुलाकात के अंदर में प्राइवेसी का हनन हो गया तो फिर तो अगले बार मुलाकात की कोई गुंजाइश नहीं। खाना भी जरूरी है सनम। तो राइट टू लाइफ के अंदर में है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है ये सारा का सारा आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में आप लोगों को दिया है लॉ एंड सोशल जस्टिस के अंदर में। तो जो आप लोग जो है जहां से पेपर बनता है आपका पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर मैं, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में यहाँ पर मैं ये डाल दिया गया है। और कौन सा वाला केस था ये मैं आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चन आया है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उसने माना कि भाई आपका जो पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर है, ठीक है, ये आपका क्या है, ठीक है, ये आप लोगों का राइट टू लाइफ के अंदर में एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल अधिकार है आपका। तो कौन सा केस था, केस का नाम लिखो सभी लोग, हर कोई बच्चा लिखेगा यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर केस का नाम, सुभाष कुमार वर्सेस बिहार राज्य 1991 के अंदर में हर कोई बच्चा लिखेगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जल्दी जल्दी से सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, हर कोई बच्चा, ठीक है, जल्दी से कर दीजिए आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आप लोगों ने कर दिया होगा कि कौन सा वाला केस था, क्योंकि ये केस के ऊपर में भी क्वेश्चन आता है और हो सकता है मैं आप लोगों से कल उस केस के ऊपर में क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से। प्रदूषण मुक्त वायु के अधिकार को भारत में किस विशेष मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है, कौन से मौलिक अधिकार के अंदर में रखा गया है कि आपका पॉल्यूशन फ्री जो है वो एयर आप लोगों को मिलनी चाहिए, सब कुछ आपके पास में सही होना चाहिए, तभी आप जिंदगी अच्छे से जी पाओगे। तो आप लोगों ने आंसर यहाँ पर में लगा दिया होगा फ्रेंड्स, राइट टू लाइफ, आर्टिकल नंबर वो लिख दीजिए, आर्टिकल नंबर कौन सा है राइट टू लाइफ का, ये आप लोग कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से लिखेंगे सभी के सभी लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए सीटेट के अंदर में पेपर 2 के अंदर में ये आया हुआ है 4 जनवरी 2022 को क्वेश्चन, ठीक है। स्वस्थ पर्यावरण और का अधिकार मतलब कि इन्वायरमेंट भी हेल्दी होना चाहिए, पानी भी साफ मिलना चाहिए और खाना भी मिलना चाहिए आपको, ये कौन से अधिकार के अंतर्गत है? 700 प्लस जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर में लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोगों का प्यार यहाँ पर में मिलता रहा तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे और भी पॉइंट्स जो है वो कवर करते जाएंगे यहाँ पर में, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका जी। तो देखिए अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, तो राइट टू लाइफ के अंदर में आर्टिकल नंबर कौन सा है ये आप लिख देंगे, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार, कमेंट के अंदर में आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब राइट टू लाइफ का अधिकार कौन से आर्टिकल में है आपका? आर्टिकल नंबर 18 के अंदर में जो है फ्रेंड्स एक चीज बता दूं आपको, जो उपाधियां है उसका अंत कर दिया गया है। उपाधि या मतलब कि राजा धीराज, महाराजा, राजकुमार, ये जो उपाधियां थी
इसमें कुछ स्वतंत्रता, 6 फ्रीडम आपको दी गई है, 6 फ्रीडम्स, ठीक है, आप लोगों को दी गई है। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है कि जब भी आप लोगों को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, ठीक है, और आपके ऊपर में सजा हो जाती है आपको, तो सजा याफ्ता इंसान जो होता है, जिसको सजा हो चुकी है, उसके भी कुछ अधिकार है, ठीक है, कन्विक्शन होने के बावजूद भी, कि आपको जैसे एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, ठीक है, आप लोगों को अपने खिलाफ, खुद के खिलाफ आपको जो है गवाह बनने पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि जल्दी मान लो आप कि आपने ही गुनाह किया, या आपने अगर मान लो अपने खिलाफ गवाही दे भी दी, तो भी ऐसा नहीं कि भाई मैंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ठीक है, और आपने अपने खिलाफ गवाही दे रहे हो आप, तो वो नहीं चलता, ठीक है। और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सजा नहीं दी जा सकती कि आज कोई कानून बना कि भाई जो है यूट्यूब पर क्लास देखना जो है वो आपका दंडनीय अपराध है। अब भाई आज आप देख रहे हो, आज तो कोई दंडनीय अपराध है नहीं, कल जाके सरकार बना दे और आप सबको जो है जेल में डाल दे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब तक कि जिस दिन कानून आएगा उसी दिन आगे से वो सजा अगर लगती है तो वो लागू होंगी। तो राइट टू लाइफ के अंदर में है फ्रेंड्स, वो ये याद रखें आप लोग। एक क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। देखिए यहाँ बोला है ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। ग्लोब को 2 बराबर भागों में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये है आपका इक्वेटर, ये याद रखना, इक्वेटर क्या करता है, 2 भागों में बांट देता है। ये एक इमेजिनरी रेखा है, एक आपका इमेजिनरी जो है एक रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। फिर इसके रेफरेंस से हम उत्तरी गोलार्ध में कुछ लैटिट्यूड, कुछ अक्षांश बनाते हैं, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फिर यहाँ पर में नॉर्थ पोल आता है आपका 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल आता है आपका, ठीक है। तो इक्वेटर 2 भागों में बांट देता है, इक्वल 2 भागों में बांट देता है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में, आप लोग आंसर करेंगे। ऐसा लिखेंगे हमारा भारत, इंडिया इज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर या फिर साउथ हेमिस्फीयर, आप लोग लिखेंगे सभी के सभी लोग, ठीक है जी। और टोटल ये जो आप लोगों की रेखाएं बनती है ये कितनी होती है, ये भी एक DSSB के अंदर में, आपके बिहार के अंदर में BPSC TRE के अंदर में क्वेश्चन आया था कि टोटल जो है आपकी रेखाएं कितनी बनती है। NCERT के साथ प्रूफ के साथ में मैंने आपको पढ़ाया था उस समय में भी, ठीक है। तो ये इक्वेटर क्या करती है, देखिए आप लोग ऐसे एनिमेशन के थ्रू भी हम लोग कई बार पढ़ते हैं। इक्वेटर क्या करता है, हमारे जो दुनिया है इसको 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत कहाँ है ये आप लोग को बताएंगे, ठीक है जी। देखिए ऐसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आपको बताना है कंसीडर दीज 2 स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोब। ग्लोब के बारे में 2 स्टेटमेंट है आपको बताना है। इक्वेटर जो है वो रिप्रेजेंट 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। मैंने अभी आपको बातों बातों में बताया कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, अक्षांश है, देशांतर नहीं है। देशांतर उन रेखाओं को कहा जाता है जो खड़ी होती है, जो ऐसी जो खड़ी खड़ी लाइन होती है ना उनको देशांतर कहा जाता है, जो आड़ी होती है उनको लैटिट्यूड कहा जाता है, अक्षांश, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ठीक है, अक्षांश कहा जाता है ना कि देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं इक्वेटर को। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स ग्लोब इन 2 इक्वल पार्ट्स, ये बिल्कुल सही है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ ऐसे 2 हेमिस्फीयर में बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। आंसर जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कितने आसानी से आपसे आंसर लगा दिया। कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था, और उन लोगों ने लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड वाला डिफरेंस समझ लिया, अक्षांश और देशांतर। देशांतर जो खड़ी रेखाएं होती है ना, ठीक है, उनको देशांतर कहा जाता है। इक्वेटर एक प्रकार का लैटिट्यूड है, अक्षांश है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। इक्वेटर अक्षांश है, बी इज द करेक्ट आंसर। भूमध्य रेखा विश्व को विभाजित करती है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। BPSC असिस्टेंट 2014 में पूछा गया प्रश्न, हर एक बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेगा फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। आप लोगों को कमेंट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। भूमध्य रेखा विश्व को विभाजित करती है, आप लोग बताइए, हर कोई बच्चा जल्दी से आंसर करेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। आपको बताना है इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, उसको क्या कहते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में विभाजित कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ये आंसर आप लोगों ने कर दिया था, इसका आंसर कीजिए आप लोग। जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करता है उसको क्या कहते हैं, आंसर आप लोग करोगे जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में। और बी कॉन्फिडेंट, अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग जो है एग्जाम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, आप लोग एग्जाम्स वाले, और ऐसे ही कॉन्फिडेंस हासिल करने पर ही आप लोग जो है एग्जाम में सही से करके आ पाते हो। देखिए ग्लोब जो है फ्रेंड्स एक मिनिएचर फॉर्म है आप लोगों का, ठीक है। इसका आंसर आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा कमेंट के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स आप देखिए ये BPSC के अंदर में 69 BPSC में पूछा गया प्रश्न, और ये आप लोगों का CTET के अंदर में आ सकता है आप लोगों का, ठीक है। जो आपका DSSS भी है उसके अंदर में पूछा जा सकता है,
तो टोटल जो है आप लोगों की कितनी हो जाती है 179 लैटिट्यूड्स हो जाते हैं, ठीक है 179 अक्षांश, ओके 179 अक्षांश आप लोगों के टोटल होते हैं। और इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं है, आप लोगों को प्रूफ के साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी का प्रूफ भी दिख जाएगा यहाँ पर मैं, ठीक है कि भाई एनसीईआरटी के अंदर में भी आप लोगों का वो पॉइंट दिया हुआ है 179 लैटिट्यूड्स, ठीक है प्रूफ के साथ ही पढ़ाया था आप लोगों को। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं, देखिए ये एनसीईआरटी का प्रूफ, ये एनसीईआरटी दिख रही है आप लोगों को पीछे में, ठीक है एनसीईआरटी के प्रूफ के साथ में आपको पढ़ाया था कि पैरेलल कितने हैं आप लोगों के, ठीक है इंक्लूडिंग द इक्वेटर 179 एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ था आप लोगों का। चलिए देख सकते हो आप लोग ये एनसीईआरटी पीछे में लगी हुई है आप लोगों की, ठीक है 179। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। यहाँ पर मैं देखिए सीटेट पेपर 2 के अंदर में आप लोगों का पूछा गया 20 अगस्त 2023 को, बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर दोनों खींचे जाते हैं, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, ठीक है ग्लोब जो है वो आपकी झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, जैसे पृथ्वी आपकी दिखती है ना, ट्रू मॉडल है अर्थ का, जैसे हमारी अर्थ है वैसा ही है। यह अंडाकार आकृति में है, पहली बात तो जो है ओवल शेप में नहीं है, जियोइड शेप में है, ओवल नहीं जियोइड, पृथ्वी के लिए एक अलग ही शेप है आपका जियोइड, जिसको हिंदी में भू आब कहा जाता है, भू आब, ठीक है ये याद रखना है आप लोगों ने, भू आब आकृति के अंदर में होता है आप लोगों का भू आब में। तो डी वाला गलत है, जितने भी बच्चे जिन्होंने पढ़ा है ठीक है उन लोगों को पता होगा कि पृथ्वी का जो पृथ्वी का शेप है, ठीक है उसको क्या कहते हो आप लोग, उसको जियोइड शेप कहते हो, जियोइड शेप, ओके ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जियोइड शेप, जियोइड। तो डी आप लोगों का गलत है, जहां जहां डी है काट दो, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पृथ्वी के शेप का नाम जल्दी से सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में, हर एक बच्चा लिखेगा पृथ्वी के शेप का नाम क्या है, पृथ्वी को कौन सा शेप कहा जाता है, कौन सा शेप है पृथ्वी का, आप लोग बताइए जल्दी से। क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या है ना कि हमारी जो पृथ्वी है ठीक है वो पोल के पास से थोड़ी सी चपटी है और बीच में से ऐसी उभरी हुई है, ठीक है जो पोल है ना वहां से थोड़ी सी चपटी है और बीच में से उभरी हुई है, इसी वजह से इसका स्पेशल शेप भुआब है। और हमारा जो ग्लोब है ना वो भी जो हम लोग ग्लोब इस्तेमाल करते हैं स्कूल वगैरह के अंदर में, वो भी ऐसा ही है, जैसे हमारी पृथ्वी टिल्टेड है थोड़ी सी, वैसे जो ग्लोब होता है, अभी ये ग्लोब तो आपको सीधा दिखा है, एक्चुअल में जो ग्लोब आप लोग देखते हो स्कूल्स वगैरह के अंदर में आप देखे होंगे, तो जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे, ठीक है वैसे ही हमारा ग्लोब भी थोड़ा सा 23.5 डिग्री जो घुमा जो है ना तिरछा तिरछा ही वो आप लोगों को दिखाई देता है। उसके बाद में लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड जो है वो आप लोगों को दिखते हैं ग्लोब के ऊपर में, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, ठीक है ये हमारे अर्थ की तरह ही एक मॉडल है, जैसी हमारी अर्थ है बिल्कुल वैसा ही ग्लोब बनाया जाता है आपका। तो ए बी सी आप लोगों के सही है, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, देखिए आप लोग यहाँ दिख रहा है आप लोगों को ग्लोब दिख रहा है टेढ़ा, जैसे हमारी अर्थ तिरछी है वैसे ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पर में, ओके इसके ऊपर में आप इमेजिनरी लाइंस जो होती है आप लोगों की वो बनाते हो। ग्लोब जो है वो एक ट्रू मॉडल है आपका, मिनिएचर फॉर्म, मतलब जैसी हमारी दुनिया वैसा छोटा उसका मॉडल। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, 3 जनवरी 2022 को पूछा गया प्रश्न, 800 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है सी ऑप्शन समझा दीजिए सर। और इट इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ का वास्तविक प्रतिरूप है, जैसी हमारी पृथ्वी वैसा ही यहाँ पर में, ठीक है जैसे मैरी मसी जी मान लीजिए आप है और आपका जो है एक पुतला बना के दिया आपके पतिदेव ने, ठीक है कि देखो लड़की हो ना, ठीक है मैरी मान लो मैरी है तो लड़की होंगी ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ, आपके एक छोटा सा पुतला बना के दिया, तो जैसे आप थे बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम जो है छोटा सा पुतला या एक जो है ना यहाँ पर में मोम का बना के दिया आपके पति ने, तो वो क्या हो जाएगा ट्रू मॉडल हो जाएगा आपका, वास्तविक प्रतिरूप हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर में जो है ट्रू मॉडल है अर्थ का, ग्लोब जो है वो ट्रू मॉडल है, ये उसका मतलब हो जाता है। मैं अनमैरिड हूँ सर, अरे तो कभी ना कभी तो मैरिड होंगे, ठीक है ऐसा समझ लीजिए आप लोग यहाँ पर में। TRE 3 के लिए 9-10 का कोई बैच है क्या? बिल्कुल सोनम जी बिल्कुल, आप जो है सारे के सारे कोर्सेज जो आपके हैं वो आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। और आपको पता ही है कि अभी 50% ऑफ चल रहा है आपका, तो उससे भी आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। ओके तो इसका आंसर आप लोग कर देंगे जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोग करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोग से, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, ग्लोब पृथ्वी का एक सच्चा मॉडल है, एक लघु रूप है, बिल्कुल सही बात है। ग्लोब कैन बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप,
ग्लोब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के हो सकते हैं। स्कूल में कोई छोटा ग्लोब होता है, कोई बड़ा ग्लोब भी होता है, तो अलग अलग आकार के हो सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, इट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी रोटेटेड। अरे भाई यहाँ खुद दिख रहा है कि ये रोटेट हो रहा है, तो ग्लोब को रोटेट तो किया जा सकता है ना। तो डी को काटो 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 काटो, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो कंट्री और साइज, उसके जो करेक्ट साइज होते हैं उसके अंदर में दिखाया जाता है यूजिंग दी, जो आप लोगों का रेशोज है उसके आधार पर। ठीक है, उनके करेक्ट साइज और शेप के अंदर में उनको दिखाने की कोशिश की जाती है ग्लोब के ऊपर में। ये एनसीईआरटी में ही आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता, इस तरीके से आप उसको गोल गोल घुमा सकते हो, फिक्स्ड नहीं होता है वो। तो डी को आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे आराम से, तो डी को हमने एलिमिनेट कर दिया, आंसर तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, ग्लोब के ऊपर में कंट्रीज को, कंटिनेंट को, ओशियंस को उनके प्रोपोर्शनल साइज के अंदर में जो है आप लोगों को दिखाया जाता है। ठीक है, अनुपातिक आकार के अंदर में आप लोगों को दिखाया जाता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है उसको। ओके, और उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, ग्लोब जो है वो ट्रू मॉडल है आपका, मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, ये तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में कौन सा वाला सही है ये बताइए आप सभी लोग, लैटिट्यूड्स के बारे में। ऋषव कुमार जी, देखिए पेड क्लास के लिए सिंपल सा नीचे में जो नंबर चल रहा है ना उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपको पूरी की पूरी जो जानकारी है ना वो वहां पर में मिल जाएगी टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया था, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका टीआरई के अंदर में भी आ चुका है। तो दक्षिण ध्रुवीय व्रत जो होता है आपका अंटार्कटिक सर्कल, वो 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री में नहीं है वो, 23.5 डिग्री साउथ में तो मकर रेखा है, 66.5 डिग्री साउथ में है आप लोगों का, 66.5 डिग्री साउथ। तो अंटार्कटिक सर्कल का जो है वो ये कितना है आपका, उसकी वैल्यू कितनी है, 66.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, मैं मैप के अंदर में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए दक्षिणी शीत जो दक्षिणी ध्रुव व्रत है आपका, जिसको आप लोग अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, कितने डिग्री पे है वो, 66.5 डिग्री पे है। आप लोग खुद देख लीजिए, यहाँ 66.5 डिग्री साउथ में। यहाँ पर मैं आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, अंटार्कटिक सर्कल, जिसको दक्षिणी ध्रुव व्रत के नाम से जानते हैं। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ में आप लोगों के। 23.5 डिग्री साउथ में कौन सा है, अब चलो 23.5 डिग्री साउथ की बात निकली तो आप थोड़ा ये तो बता ही सकते हो ना आप लोग। अरे देखो, हमें क्या चाहिए, हमें तो जो है मौके चाहिए रिवीजन करने के। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हो, हिंदी में आप इसको मकर रेखा कहते हो। तो मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में। हर एक बच्चा लिखेगा कमेंट में 23.5 डिग्री साउथ के अंदर में क्या है आप लोगों का। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ के अंदर में आप लोगों का जो है वो मकर रेखा है आप लोगों की। नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते, ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, आपसे कौन सा सवाल सही है ये पूछा था। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। भाई कर्क रेखा कहाँ है, देखिए ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ है। एनसीईआरटी से लिया डायरेक्टली आप लोगों को, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स नॉर्थ में है, नॉर्थ में, ना कि साउथ में, तो ये भी गलत है आपका। कर्क रेखा का भी वो लिख दीजिए आप लोग, कितना है वैल्यू लिख दीजिए, 23.5 डिग्री है, उत्तर है, दक्षिण है, क्या है कर्क रेखा का, वो भी आप लोग लिख देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, कर्क रेखा का। उसके बाद में जो है फ्रेंड, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से जाती है, उसकी वैल्यू लिखेंगे आप लोग। आर्कटिक सर्कल 23.5 डिग्री नॉर्थ में नहीं है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है और आर्कटिक सर्कल की वैल्यू कितनी है, ये आप लोग यहां से देखकर अभी के अभी हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में लिखेगा। इसके अलावा आप लोग लिखेंगे फ्रेंड्स की रजिया जो है, रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्तान जो थी, उन्होंने कब से कब तक शासन किया। DSSB के अंदर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और